नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सभी लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्लान के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो आप जो इकोनॉमिक प्लान के बारे में स्टडी करेंगे उससे कई सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसके प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, एक प्रश्न आपसे जो बनेगा वो इसके यानी कि इतिहास को लेकर के बनेगा, बैकग्राउंड को लेकर के बनेगा। उस बैकग्राउंड पर ही सारे प्रश्न बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर जो प्रश्न बनेंगे वो इसके इतिहास से प्रश्न होंगे कि ये जो यानी प्लान है ये क्या होता है, इसका यानी कि सबसे पहले यूज किसने किया, इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसका इतिहास यानी कि भारत में क्या रहा, सबसे पहले योजना किसने प्रकाशित की, फिर उसके बाद भारत में कब से ये योजनाएं प्रकाश में आई और ये क्या है, कैसे बनाई जाती हैं, इन सब का पूरा एक बैकग्राउंड होगा। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चले, जिसे नेहरू प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं और वो 5 ईयर प्लान के नाम से भी जाने जाते हैं। वो पहले 5 ईयर प्लान से लेकर के हम लोग लेटेस्ट जो 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं वहां तक की बात करेंगे, 2017 तक। और उसके बाद फिर आगे नीति आयोग आ चुका है और नीति आयोग का जो निर्माण है वो योजना आयोग के स्थान पर हुआ है और उसके साथ ही यानी कि योजना आयोग से सशक्त बॉडी के रूप में उभर करके आया है और इसके साथ ही उसने अपना एजेंडा प्रस्तुत कर दिया है, जिसे एजेंडा 2031 और 32 के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वहां से यहाँ तक का सफर, यानी 1951 से लेकर के वर्तमान तक का सफर। और उसमें जो भी योजनाएं चलाई गई, जो कार्यक्रम हुए, जो भी यानी कि सरकार ने घोषणाएं की, उन सब के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उस समय देश में क्या क्या स्थितियां थी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ प्लान, इकोनॉमिक प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले प्लान के बारे में स्टडी किया जाए तो योजना का अर्थ क्या है। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, एक निश्चित समय अवधि में एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए हम लोगों के पास। एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, जो भी उस कंट्री में उपलब्ध रिसोर्स हैं उनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण करेंगे। यानी कि कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जो वांछित, जिनको हमको अचीव करना है और इनको प्राप्त करने के संबंध में कैसे इनको हम लोग प्राप्त करेंगे, इसके संबंध में एक प्रारूप तैयार किया जाए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, योजना कहेंगे। यही हमारा क्या होगा, प्लान होगा। तो एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश के सरकार के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के संबंध में जो प्रारूप तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लान। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजना कहते हैं और वही हमारा क्या होता है, प्लान कहलाता है। तो सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग कहाँ किया गया, इस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1911 ईस्वी में देखेंगे। नॉर्वे के एक निवासी हैं, व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोने हाइडर। तो सोने हाइडर के द्वारा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। कहां पर किया गया, नॉर्वे में किया गया। और सबसे पहले जो प्लान है वो कहां पर लागू किया गया। तो सबसे पहले योजना कहां पर लागू की गई, तो सबसे पहले योजना 1920 ईस्वी में कहाँ लागू की गई, रूस में लागू की गई। और यह योजना समाजवादी मूल्यों पर बेस्ड थी, जिसमें सोशल वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। तो उस यानी कि वहां पर सबसे पहले रूस में योजना स्टार्ट होती है। इसी देश की योजना से प्रेरित होकर के भारत में भी यानी कि योजनाएं लागू करने की बात की गई। और सबसे पहले आप देखेंगे भारत में जो
प्रारूप तैयार किया गया वो 1934 ईस्वी में। आपने देखा एक व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पर आप लिख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम विश्वेश्वरैया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नाम है, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक 10 वर्ष की योजना का प्रारूप तैयार किया गया और उस 10 वर्ष की योजना को प्रारूप तैयार करके यहाँ पर लागू करने की बात की गई। और एम विश्वेश्वरैया ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था प्लान्ड, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक, तो ये फॉर इंडिया यानी भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया ने भारत में सर्वप्रथम 10 वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया, उसको लागू करने की बात किया। इसीलिए भारत में योजना का जनक जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो कौन है? एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया को हम लोग क्या कह रहे हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लान कह रहे हैं। कहाँ पर कह रहे हैं? भारत में। तो भारत में यानी कि एम विश्वेश्वरैया को योजना का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। हालांकि उस समय हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, हम स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उपनिवेशवाद बने हुए थे और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो ये जो इन्होंने प्रारूप तैयार किया, इसे लागू किया, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाए और ये बहुत दिनों तक लागू नहीं रहा, इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके पश्चात यानी कि 1944 ईस्वी में हम लोग देखेंगे तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिल करके एक यानी कि प्लान तैयार किया, 15 वर्ष की एक योजना तैयार की, जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और यह योजना प्रकाशन में आई, लेकिन इस योजना के भी अच्छे रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पाए और यह योजना भी क्या हुई? देश में लागू नहीं हो पाई। फिर इसके साथ 1944 ईस्वी में ही एम.एन. राय के द्वारा एक जनवादी योजना पीपुल्स प्लान लागू किया गया, लेकिन उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद यानी कि ये एम.एन. राय है, एम.एन. राय के द्वारा योजना लागू की गई। फिर उसके बाद 1946 ईस्वी में श्रीमन्नारायण, यानी कि यहाँ पर नाम इनका इम्पोर्टेंट है, श्रीमन्नारायण, इन्होंने एक यानी कि समाजवादी मूल्यों पर आधारित एक योजना लागू की, जो गांधीवादी मूल्यों पर आधारित थी, जिसमें यानी कि वो आवास की बात करते हैं, व्यक्ति को रहने के लिए आवास चाहिए, 100 वर्ग गज जमीन की बात करते हैं, 100 वर्ग फीट कपड़े की बात करते हैं। तो यानी कि इस तरीके से वो बात कर रहे हैं, लेकिन यानी कि यह भी योजना इनके द्वारा जो लागू की गई वह भी प्रकाशन में नहीं आ पाई। इसके पहले 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना हरिपुरा में अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में अध्यक्ष जो है पीटी नेहरू को बनाया गया और इन नेहरू को बनाते हुए एक कमेटी गठित की गई, जिसका नाम रखा गया नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी राष्ट्रीय आयोजन समिति। और इस राष्ट्रीय आयोजन समिति का जो अध्यक्ष है, यानी कि राष्ट्रीय आयोजन समिति, इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पीटी नेहरू को बनाया गया था। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1942 में प्रकाशित की थी और उसी समय जब यह रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो इसी समय देश में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है और इसके वजह से इनके द्वारा जो योजना प्रारूप तैयार किया गया वो देश में लागू नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1934 जहां पर सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने भारत में यानी कि
योजना का प्रारूप तैयार किया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद 1938 में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना यानी कि जो राष्ट्रीय आयोजन कमेटी है उसका इनको क्या बनाया गया, यानी कि अध्यक्ष बनाया गया, और इन्होंने देश में योजना के प्रारूप को प्रकाशित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है और इसी समय योजना ये प्रकाशन में नहीं आ पाती है। फिर 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति मिलकर के योजना संचालित करते हैं जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ये 15 वर्ष का प्लान होता है। फिर 1944 में एम.एन. राय के द्वारा योजना लागू की जाती है। फिर 1946 में मन नारायण के द्वारा योजना लागू की जाती है। लेकिन ये सारे के सारे प्लान हमारे देश में लागू नहीं हो पाए, यानी इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन जो सुझाव दिए गए वो लागू नहीं हुए। फिर 1946 में आपने देखा 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया भारत में, जिसने भारत को आजाद कराने की बात कर दी, 2 राष्ट्रों के निर्माण की बात हो गई और कहा गया कि यदि भारत के लोग अपना संविधान स्वयं बना के हमको दें कि वो कैसे देश को चलाएंगे तो हम उनको आजाद कर देंगे। और इसी संबंध में संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभाएं बुलाई जाने लगी, संविधान के निर्माण की बात किया जाने लगा। उसमें संविधान को बनाने में आपने जाना ही है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। उसमें 12 सभाएं बुलाई गई, 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये सारी उसमें यानी कि क्या हुआ, कई सारी कमेटियां गठित हुई जिसमें यानी कि आपका झंडा समिति हुई, प्रारूप समिति हुई, संघ समिति हुई, इस तरीके से कई सारी समितियां बनाई गई थी। और उसके साथ जब संविधान बना तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के पश्चात 395 उसमें अनुच्छेद ऐड हुए, 8 यानी कि अनुसूचियां ऐड हुई और 22 उसमें भाग बने। तो वो फिलहाल यानी कि पॉलिटी का विषय है, वो उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो योजनाएं संचालित की जा रही थी वो योजनाएं कितनी लागू हो पाई कि नहीं हो पाई। 1946 में जब यानी कि कैबिनेट मिशन आया, एम.एन. राय श्री मन नारायण ने योजना लागू की और इस समय भी योजनाएं प्रकाश में नहीं आ पाई। तो 1946 में पुनः 1946 में पुनः नेशनल प्लानिंग कमेटी का यानी कि गठन किया गया और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, के.सी. नियोगी को बनाया गया। और हमने आपको वित्त आयोग पढ़ा दिया, वित्त आयोग में बताया कि के.सी. नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। के.सी. नियोगी ने रिकमेंडेशन दिया कि यदि भारत में योजनाएं बनाना है और इन्हें लागू करना है तो इसके लिए विभिन्न संस्थाओं का होना अनिवार्य है। कौन कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो योजना को बनाने का कार्य करे, केवल और केवल योजना को बनाए। तो दूसरा संस्था ऐसी हो जो योजना को लागू करने का काम करे, यानी इम्प्लीकेट करने का काम करे। और तीसरी संस्था ऐसी हो जो योजना का क्या करे, मूल्यांकन करे, एवेल्युएशन करे। तो इनके रिकमेंडेशन के आधार पर 3 संस्थाओं का गठन हुआ, जिसमें एक का नाम आपने देखा, जिसे कहा गया प्लानिंग कमीशन, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो केवल और केवल क्या करेगा, योजना को बनाएगा। तो हमने आपको बताया योजना किस तरीके से बनेगी, तो योजना उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बनाई जाएगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे योजना को लागू करने की जो बात आई, तो योजना को लागू कौन करेगा, इसके लिए एक और संस्था के गठन की बात हुई और इसके लिए एक एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो है संस्था अस्तित्व में आई। फिर योजना का इवैल्यूएशन कौन करेगा, इसके लिए एक और संस्था अस्तित्व में आई जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आयोजन परिषद। तो ये यहाँ पर यानी कि नेशनल प्लानिंग काउंसिल यानी कि एनपीसी, तो ये आ गया एनपीसी और ये है यानी कि राष्ट्रीय आयोजन समिति। ठीक है, तो ये कमेटी है और ये परिषद है, काउंसिल है। तो ये 3 संस्थाएं अस्तित्व में आई और इन संस्थाओं ने देश में योजना को बनाने का कार्य स्टार्ट किया। तो अब देखिए जब योजना यानी कि बनेगी तो कौन बनाएगा और कौन उसे लागू करेगा और कौन उसे इवैल्यूएट करेगा, तो इसके लिए 3 संस्थाएं बन चुकी हैं। कौन कौन यानी कि बात हो चुकी, प्लानिंग कमीशन, उसके पश्चात एनडीसी, उसके पश्चात नेशनल प्लानिंग
काउंसिल। अब इन संस्थाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिलहाल अभी इन 3 संस्थाओं का जो जगह है, जो स्थान है, वो किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। नेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जो इंडिया है, वो यानी इसका स्थान ले चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग की, उसके बाद एनडीसी की, उसके बाद एनपीसी की। तो देखिए, जब हम नीति आयोग की बात करेंगे तो ये जो यानी कि नीति आयोग है वो इनके अस्तित्व में आ गया, यानी इनके बाद आ गया। तो पहले हम यानी कि प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना आप देखेंगे 15 मार्च 1950 को हुई, और इस समय आप जान रहे हैं संविधान लागू हो चुका था। जनवरी में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, जबकि बन करके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर 15 मार्च 1950 को जब ये संस्था एस्टैब्लिश हुई तो कैबिनेट मंत्रिमंडल में यानी क्या हुआ? ये मंत्रिमंडल की सहमति यानी एक्सेप्टेशन मिला। तो उस मंत्रिमंडल की एक्सेप्टेशन के आधार पर यानी कि ये क्या हो गया? ये संस्था अस्तित्व में आने की बात हुई। तो इसका काम क्या हुआ? कहा गया कि इसका केवल काम यही है कि ये क्या करेगी? योजना को बनाने का कार्य करेगी। फिर इसके साथ योजना किसके आधार पर बनेगी? तो ये संसाधनों के आधार पर योजना को बनाया जाएगा। फिर इसके साथ इसका यानी कि किसके निगरानी में ये योजना बनेगी? तो इसकी बात की गई, इसके लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए, और वो कौन होगा? देश का पीएम, प्राइम मिनिस्टर की बात की गई। फिर अध्यक्ष की सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष की भी जरूरत होगी, और वो कौन अपॉइंट करेगा? पीएम। तो एक उपाध्यक्ष भी चाहिए। उपाध्यक्ष को यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। फिर उपाध्यक्ष की बात की गई तो इसके भी जरूरत के लिए सदस्यों की बात किया गया कि सदस्य होने चाहिए। अब सदस्य कितने होंगे, कितनी इनकी संख्या होगी, क्या इनकी एलिजिबिलिटी होगी, और ये कब तक रहेंगे, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। तो इसके संबंध में आप सभी ने देखा, तो फिर इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। वो पीएम के ऊपर निर्भर होता था, जो उपाध्यक्ष की सहायता से सिलेक्ट होता था। लेकिन वर्ष 2005 में इसको और अधिक स्थायित्व देने के लिए इसके 5 सदस्यों को परमानेंट सदस्य की सदस्यता प्रदान कर दी गई, जिसमें रेल मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और इसके साथ गृह मंत्री, इस तरीके के ये जो डिपार्टमेंट वाले जो मिनिस्ट्री थी उनके सदस्यों को इसका सदस्य बनाया गया। तो इसके बाद जो है यानी कि ये अध्यक्ष पीएम हो गया, उपाध्यक्ष के लिए यानी क्या हो गया? सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष हो गया, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, इसके लिए सदस्यों की बात हो गई, और इसके यानी कि इसके निर्माण की बात हो गई। तो इससे यानी कि ये जब ये निर्मित हुआ तो ये कब इसकी स्थापना हुई? 15 मार्च 1950 कैबिनेट मंत्रिमंडल के सुझाव के पश्चात, और इसका कार्य था योजना को बनाना। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। ये क्या थी? गैर संवैधानिक संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, और इसके साथ ही इसका हमारे संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो ये क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्था है, या इसे हम कह सकते हैं यह एक इंटेलेक्चुअल बॉडी है, बौद्धिक संस्था है, या हम कह सकते हैं कि यह क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये इस तरीके से यानी कि ये यानी कि क्या है? एक संस्था है जिसके संबंध में इतनी सारी यानी कि प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से प्रश्न, हालांकि इसके जगह पर अब योजना आयोग, एनडीसी, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है, अलग बात है। लेकिन अगर कभी भी प्रश्न बनता है तो ये 3 प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न थे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। और तीसरा, यह कैसी संस्था है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग भी वही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था। दूसरी संस्था की बात करते हैं। दूसरी संस्था कौन सी थी? दूसरी संस्था यानी कि एनडीसी की स्थापना हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय
विकास परिषद। तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। ठीक, तो ये संस्था 1952 में अस्तित्व में आई और इसका काम क्या था? इसका काम था योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना, एप्लीकेट करने का काम दिया गया इसे। और यह भी संस्था कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। इसका भी हमारे संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही ये जो संस्था है इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और इसकी भी सहायता के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? सदस्यों की जरूरत होगी। तो इसकी भी सहायता के लिए क्या हो गया? यानी कि अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष की बात हो गई, उपाध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष की सहायता के लिए कौन होगा? सदस्य होंगे। तो इसके लिए भी सदस्य होंगे। अब उपाध्यक्ष हमने आपको बताया वही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। और सदस्य कौन होंगे? अब ये इम्पोर्टेंट था, आईएएस में कई बार प्रश्न पूछा जाता रहा और पीसीएस में भी हालांकि कई बार ये प्रश्न आया। तो यानी कि इसके जो सदस्य हैं, तो जितने प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे वो सब इसके सदस्य होते थे। इसके साथ साथ जितने राज्य हैं उन सभी के जो यानी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो सब इसके सदस्य होते थे। इसके साथ ही जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी जो प्रशासक हैं यानी कि ये सब इसके क्या होते थे? सदस्य होते थे। तो इस संस्था को भारत में सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका काम ये है कि ये योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। तो यह भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंटेलेक्चुअल बॉडी है। इसकी स्थापना 1952 में हो रही है। और वो यानी कि क्या है? यानी कि इसका एक काम क्या है? योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना। तो इतने प्रश्न ये इस वाले कॉन्सेप्ट से आ रहे थे कि इसके सदस्यों में कौन होंगे, कैसी संस्था है, कब इसकी स्थापना हुई और सुपर कैबिनेट इसे क्यों कहा जाता है। तो क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को संसद भी टाल नहीं सकती है। ठीक है, यानी इसने जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन मान्य हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनपीसी की, नेशनल प्लानिंग काउंसिल, राष्ट्रीय आयोजन परिषद। तो इसका देखिए मुख्य काम ये है कि ये योजना को क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा। इसका काम है कि ये योजना को क्या करे? मूल्यांकन करे। ये 1967 में एस्टैब्लिश हुआ। यह भी क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इस यानी कि सदस्य और अध्यक्ष होंगे। तो वही स्थिति यहाँ भी है, लेकिन इसमें यानी अध्यक्ष इसका भी प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी कि जो इसका अध्यक्ष है, ठीक है, वह भी इसका कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। इसकी भी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष की जरूरत होगी जो यही सिलेक्ट करेगा। और इसकी सहायता के लिए भी क्या होगी? सदस्य की जरूरत होगी। तो इसके सदस्यों में क्या है? जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, इसके जो इकोनॉमिक क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ जो सोशल यानी कि सोशल क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट हैं, समाज क्षेत्र के, इन सभी क्षेत्र के विशेषज्ञों को इसका क्या बनाया जाता है? यानी सदस्य बनाया जाता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है योजना का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करके योजना आयोग को सुझाव प्रस्तुत करना कि योजना सही तरीके से बनाई जाए। तो इसलिए यानी कि एनपीसी को क्या कहा जाता है? एनपीसी को प्लानिंग कमीशन का यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये हो गया यानी कि प्लानिंग कमीशन का मस्तिष्क है। लेकिन अब हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये तीनों संस्थाएं अब क्या हो चुकी हैं, यानी कि इनका अस्तित्व जो है किसने ले लिया है? वो ले लिया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और इसमें जो चीजें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग नीति आयोग का एजेंडा 31 और 32 बाद में पढ़ेंगे जब प्लान खत्म हो जाएंगे। तो
तो देखिए नीति आयोग की जब बात किया गया तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब अस्तित्व में आ रहा है? तो ये अस्तित्व में आ रहा है 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर आ रहा है? प्लानिंग कमीशन के, योजना आयोग के स्थान पर आ रहा है। और ये भी क्या है? गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन ये यानी क्या है? इंटेलेक्चुअल बॉडी है, लेकिन इसे प्लानिंग कमीशन से सशक्त बनाया गया है। अब सभी काम यही करेगा। तो देखिए इसमें भी क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। अध्यक्ष के पद पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। फिर इसकी भी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष की जरूरत होगी, ठीक है। फिर उपाध्यक्ष की सहायता के लिए सदस्यों की जरूरत होगी। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है। यहाँ पर कुछ सदस्य पूर्णकालिक हैं, यानी कि पूर्ण काल के लिए दिए गए हैं। कुछ सदस्य जो है अंशकालिक हैं, अंशकाल के लिए दिए गए हैं। और कुछ सदस्य पीएम के विशेष अनुमोदन के आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं, यानी कि इनके विशेष अनुमति के आधार पर बनाया जाएगा। फिर इसके साथ ही इसमें एक सीईओ की बात किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तो इस तरीके से इसका क्या किया गया? एक जो है गवर्निंग बॉडी तैयार किया गया है, ठीक है। संचालन का जो ढांचा है वो तैयार किया गया है और यह जो है योजना आयोग से मजबूत है। तो इसमें देखिए पहला योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस समय ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आ रहा है और 2014 में जो है यानी कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल समाप्त होता है और वो योजना आयोग के पद से यानी कि अपना क्या करते हैं, यानी कि हटाए जाते हैं या वो कह देते हैं अब वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और प्रधानमंत्री दूसरे बने जिनका नाम क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वो योजना आयोग के अध्यक्ष हो गए थे। तो अब उन्होंने योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया, यानी बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और इसके साथ ही पहला उपाध्यक्ष जो बनाया गया वो किससे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। तो अरविंद जो है पनगड़िया ये योजना आयोग के क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे, यानी कि नीति आयोग के ये क्या है? पहले उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के ये पहले अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी पीएम हमारे। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो वर्तमान समय में इसका यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी कि राजीव कुमार को बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, राजीव कुमार, ठीक है। और इसका सीईओ किसे बनाया गया है? तो अमिताभ कांत को सीईओ बनाया गया है, ठीक है। तो अमिताभ जो कांत है उनको सीईओ बनाया गया है। इतने इम्पोर्टेंट आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। क्या कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दूसरा, नीति आयोग का अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर आया? प्लानिंग कमीशन के। पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत, ठीक। अब ऐसी स्थिति में जो अमिताभ कांत दास हैं वो अब क्या हो चुके हैं, यानी कि अब अमिताभ कांत इसके जो है सीईओ हैं। लेकिन एक जो नाम मैं वो सोच रहा था वो नाम दूसरा है, वो एक्चुअली क्या है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग यानी कि ये 3 संस्थाओं के बारे में जान चुके हैं। एक का काम था योजना को बनाना, एक का काम था योजना को लागू करना, एक का काम था योजना का एवेल्युएशन करना। और इतने विभिन्न प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से आए। अब लेकिन योजनाएं हमारे देश में कब से स्टार्ट हुई? तो 1951 से देखिए, यानी कि हमारी जो योजना 1948 में
देश आजाद हो गया और आजाद होने के पश्चात यानी 47 में आजाद हुआ, 48 में हमने मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी वह प्रणाली जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का यानी कि हिस्सा होता है, दोनों मिल करके संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं और उनका आवंटन करते हैं। उसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, नियोजित तरीके से विकास करना। तो देखिए हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमने आपको बताया कैसी प्रणाली है, मिक्स्ड इकोनॉमिक यानी कि सिस्टम, मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, यानी कि ये मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। और इसका मतलब होता है कि जब उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी क्षेत्र और यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के नियंत्रण करते हैं तो और संसाधनों का वितरण करते हैं, तो इससे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। और भारत इस अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करने वाला विश्व का पहला ऐसा देश है और इसने 1948 में इस प्रणाली को अडॉप्ट किया। और इसके साथ ही 1948 के पश्चात यानी कि यहाँ पर इस प्रणाली को अडॉप्ट करने के पश्चात यानी कि भारत पहला विश्व का यानी क्या बना, राष्ट्र बना। और यहीं से इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नियोजित तरीके से विकास करना। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे 1951 से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई। तो जो हमारे यहाँ ये प्रणाली अडॉप्ट किया गया, ये यानी कि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार का मतलब है यानी जब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका क्या हो, अधिक हो, किससे, गवर्नमेंट सेक्टर से यानी सार्वजनिक क्षेत्र से, तो इसे किस ओरिएंटेड प्रणाली के नाम से जानेंगे, तब इसे हम लोग कहेंगे बाजार उन्मुख आर्थिक प्रणाली, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर अधिक भूमिका में काम कर रहा है, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की भूमिका कम है, लेकिन दोनों मिलकर के काम करेंगे, संसाधनों पर नियंत्रण दोनों रखेंगे। इसके बाद यदि जब पब्लिक सेक्टर का योगदान अधिक हो और प्राइवेट सेक्टर का योगदान कम हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, तब उसे कहा जाएगा सरकार उन्मुख आर्थिक प्रणाली, गवर्नमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। तब ये सरकार उन्मुख आर्थिक प्रणाली है। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अधिक है और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका क्या है, कम है। तो इससे हम कहते हैं सार्वजनिक यानी क्या कहेंगे, सरकार उन्मुख आर्थिक प्रणाली, गवर्नमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। और ये क्या है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जब गवर्नमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया तो मुख्य भूमिका सरकार या समाज की होगी, निजी क्षेत्र की भूमिका कम होगी। तो 1948 से लेकर के 1991 तक सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया देश के विकास में, निजी क्षेत्र का योगदान कम था। उसके पश्चात 1991 से लेकर के वर्तमान समय में हम लोग किस यानी प्रणाली के तरफ ओरिएंटेड हो रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या हो रही है, कम हो रही है, सरकार की भूमिका कम हो रही है। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था किस जगह से किस जगह की तरफ चल रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से, सरकार से यानी बाजार के तरफ चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं निजी क्षेत्र से हम लोग किस क्षेत्र के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग बढ़ रहे हैं किसके क्षेत्र के तरफ आगे, बाजार के तरफ। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया था। तो हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ से यहाँ की तरफ क्या हो रही है, ओरिएंट हो रही है। अब हम लोगों को देखना है 1951 से जब हमने प्लान स्टार्ट किया तो आप देखेंगे नेहरू जी जो है समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। और आप देखेंगे चीन और रूस, ठीक है। तो चीन में चाओ एन लाई और रूस में माओ त्से-तुंग और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीन बड़े समाजवादी क्या थे, समर्थक थे समाजवादी प्रणाली के। समाजवादी प्रणाली क्या है,
समाजवादी प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का या सरकार का नियंत्रण होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना, यानी कि जो लोग हैं उन सभी का कल्याण किया जाए, उसमें यानी कि क्या है, कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसी को क्या किया, प्रमोट करने की बात की। तो सबसे पहले देखिए, जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले 6 अप्रैल 1948 को 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बनी। तो इसे हम पहली औद्योगिक नीति की बात करते हैं। तो पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये लागू हुई कब, 6 अप्रैल 1948 को। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यानी कि 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई। तो फिलहाल हमारे देश में योजना जो लागू हुई जिसे नेहरू प्लान कहा जा रहा है वह 1951 से लागू हुई और कब तक लागू हुई, 56 तक लागू हुई। तो हमारे देश में जो योजनाएं लागू की गई वो पंचवर्षीय मॉडल के रूप में अडॉप्ट किया गया, 5-5 वर्षों के अंतराल से उसे बनाया गया और लागू किया गया। तो पहली योजना जो है 1951 से स्टार्ट होती है और यानी कि 56 तक चलती है। तो हम लोग एक यानी कि थोड़ा सा खाका खींच लेते हैं। 51 से लेकर के अब तक जो योजनाएं चलाई गई हैं वो विभिन्न मॉडलों पर आधारित हैं, किसी न किसी मॉडल पर, और उन सभी योजनाओं में कुछ न कुछ टारगेट फिक्स किया गया था कि इसमें क्या किया जाएगा। तो हम यहाँ पर एक टेबल नुमा जो है आपको यानी कि वो स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, तो आप उसको नोट करेंगे और उस पर आपको फोकस करना होगा। तो जो योजनाएं चलाई गई हैं वो किसी न किसी मॉडल पर बेस्ड थी। तो सबसे पहले हम 3 चीजों को कवर कर रहे हैं कि कौन सी योजना कब से कब तक चली, किस मॉडल पर बेस्ड थी और उसमें क्या टारगेट फिक्स किया गया। फिर उसके बाद हम प्रत्येक योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। तो फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, पहली योजना स्टार्ट होगी वो आपकी जो योजना स्टार्ट हो रही है आपको ध्यान में रखना है, टाइम ड्यूरेशन 1 अप्रैल से मेंशन होगा, ठीक है। और इसके बाद ये कब तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि भारत में बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, जिसे 2017 और 18 से फरवरी माह के प्रारंभिक सप्ताह पर पेश किया जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे पर। तो योजना जब बजट पेश हो जाता है तो लागू कब से होता है, 1 अप्रैल से। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम ड्यूरेशन, ठीक। तो ये इसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 अप्रैल कब से स्टार्ट होगा, 1951 से कब तक चलेगा, 1956 तक, ठीक है। किस मॉडल पर यह बेस्ड था, तो यहाँ हम मॉडल लिखेंगे। तो प्रोफेसर हेरड और प्रोफेसर डोमर, 2 अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हेरड और प्रोफेसर डोमर, इस मॉडल पर बेस्ड थी योजना। और किस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, तो कृषि पर फोकस किया गया, ठीक। 3 चीजों को हमें अभी याद करना है जहां से कई प्रश्न आएंगे, फिर हम लोग इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी योजना कब से लागू रही होगी, दूसरी योजना लागू हुई हमारा, अभी 1 अप्रैल आप मेंशन कर लीजिएगा, 1956 से, और ये 31 मार्च आप मेंशन करेंगे तो कब तक, 1961 तक। तो ये किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो ये जो पीसी महालनोबिस है, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, भारत में महान सांख्यिकी के ज्ञाता और राष्ट्रीय आय समिति का इनको अध्यक्ष, इन्हीं के सुझाव पर सांख्यिकी यानी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में और इन्हीं के आधार पर देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, और इनके जन्म दिवस 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो महालनोबिस और ये महान उद्योगपति भी थे, तो इन्होंने फोकस किया था भारत में उद्योगों पर, ठीक है। बाद में विस्तार से हम सबकी चर्चा करेंगे, पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
फिर तीसरी जब हम बात करेंगे, तीसरी योजना कब से कब तक चलेगी, 1961 से कब तक, 1966 तक। तो ये आपको मेंशन करना है, 1 अप्रैल 31 मार्च 1966 तक। ये योजना किस मॉडल पर थी, तो यह योजना थी जेबी सैंडी मॉडल पर, अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी सैंडी, इस मॉडल पर यह बेस्ड थी। और इसमें लक्ष्य क्या था, कृषि और उद्योग दोनों को फोकस करना था। तो हमको क्या करना था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हालांकि ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया, इसकी चर्चा हम लोग बाद में नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1962 का युद्ध और 65 का जो युद्ध हुआ, 62 में चाइना ने हमसे युद्ध किया, 65 में पाकिस्तान ने हमसे युद्ध किया, और 465 में भारत में सूखा भी पड़ गया। ठीक है, तो इस वजह से ये योजना सफल नहीं हो पाई, सबसे विफल योजना। तो आगे हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे 62 के युद्ध में क्या हुआ, 65 के युद्ध में क्या हुआ और आगे क्या हुआ। फिर चौथी जब योजना की बात करेंगे, तो चौथी योजना यहाँ पर यानी कि 66 तक योजना चली। फिर इसके बाद 1966 से 69 तक प्लान हॉलिडे हुआ, मतलब योजना 5 वर्ष की जो चल रही थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि 62-65 का युद्ध और 64 और 65 का भारत में क्या हो गया, सूखा। तो इसके वजह से एक वर्ष की 3 योजनाएं हमने चलाई, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ठीक है, तो ये 3 एक वर्षीय योजना है, जिसे प्लान हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आगे योजना कब से चली होगी, 5 वर्ष के लिए, तो 1969 से 1 अप्रैल 1969 से कब तक, 31 मार्च 1974 तक। और ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह योजना मॉडल थी जिस मॉडल पर आधारित प्रोफेसर रुद्रा एवं प्रोफेसर अलान, तो प्रोफेसर रुद्रा एवं प्रोफेसर अलान मॉडल पर आधारित। और इस योजना में टारगेट क्या रखा गया, तो आत्मनिर्भरता का तीसरे में लक्ष्य रखा गया, हालांकि अब ये प्राप्त नहीं हो पाया। और इसी के साथ यहाँ पर यानी कि कीमतें वस्तुओं की बढ़ने लगी, तो प्राइस को कांस्टेंट करने की बात किया गया। तो कीमत स्थिरता के साथ पुनः आत्मनिर्भरता की बात किया गया, तो ये लक्ष्य रखा गया। क्योंकि देखिए 62 में युद्ध हुआ, 65 में, और 64 और 65 में सूखा भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में यानी कि वस्तुओं की प्राइसेस इंक्रीज होने लगी, और इस स्थिति में प्राइस को कांस्टेंट करने की बात किया गया और आत्मनिर्भरता की बात किया गया। फिर इसके बाद आगे देखेंगे 5वीं योजना कब से कब तक, 1974 से 1979 तक ये योजना चलनी थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये यानी कि जो अमर्त्य कुमार सेन है उनका जो मॉडल एक है तकनीकी चॉइस, वो आर्टिकल लिखते हैं टेक्निकल चॉइस, तो इसी मॉडल पर ये बेस्ड थी। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, इसमें लक्ष्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन, और गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक और स्थिति देखेंगे, 1974 यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 1971 में हमने जो युद्ध किया पूर्वी पाकिस्तान के साथ, जिसे आजाद करा के बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ इंदिरा गांधी के समय में। और ऐसी स्थिति में वहां के शरणार्थी भाग करके भारत में आए, जिसे चकमा शरणार्थी कहा गया। और इसी समय मौसम विफल हो गया। मौसम की विफलता और चकमा शरणार्थियों की समस्या ने इस योजना में भी हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं करने दिए, ये भी असफल हो गई। और फिर पुनः जो है यहाँ पर तीसरे और चौथी में ये वातावरण इंक्रीज होने लगा और पॉवर्टी देखने को मिलने लगी। तो गरीबी मुख्य रूप से, बेरोजगारी मुख्य रूप से इंक्रीज हुई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। और तीसरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे 6वीं योजना। अब यहाँ देखिए 5वीं योजना की जब बात करेंगे तो देश में पहली बार 1977 में इमरजेंसी लागू हुई। जयप्रकाश और इंदिरा गांधी में विवाद हुआ और उसके बाद से पुनः ये योजना चलनी कब से कब तक थी, 79 तक चलनी थी, लेकिन ये 78 में ही योजना बंद हो गई।
कांग्रेस की सरकार गिर गई, जनता दल की सरकार आ गई और उसके बाद यानी जनता दल ने अपनी अलग छठवीं योजना स्टार्ट किया और वो भी यानी कि क्या हो गई, सरकार गिर गई, फिर पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई। तो हम लोग इस योजना में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि यानी कि जेपी जो यानी कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी विवाद क्या था, देश में इमरजेंसी कब लागू की गई, पाकिस्तान का युद्ध क्या है 62 का, 65 का पाकिस्तान का जो युद्ध है 65 का, 62 का चीन का युद्ध है और 71 का जो पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध है और आगे चल करके 1991 का 99 का जो कारगिल का युद्ध है। तो उन सब की चर्चा हम लोग इसी दौरान करेंगे और क्या क्या परिस्थितियां डेवलप हुई थी उनकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ योजना चलनी कब से कब तक थी, 79 तक, लेकिन कब एंड हो गई, 1 वर्ष पहले, तो 78 में। तो ये कौन सी ऐसी योजना है जो अपने समय से 1 वर्ष पहले समाप्त हुई, तो कौन सी बताएंगे, वो बताएंगे 5वीं। फिर कौन सी योजना ऐसी योजना है जो क्या हुई 2 बार लागू हुई, तो बताएंगे 6वीं, क्योंकि एक बार यहाँ पर पुनः लागू हो गई जयप्रकाश नारायण के, यानी जब वो जनता दल के क्या बन गए, जनता दल पार्टी जीत गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो नई योजना 6वीं प्रकाश में आई, लेकिन पुनः सरकार गिर गई तो पुनः वो योजना कैंसिल हुई और पुनः इंदिरा गांधी ने योजना अपनी प्रकाशित की और वहां एक प्लान हॉलिडे हो गया। 79 से 80 के बीच में कोई योजना नहीं चली, तो एक प्लान हॉलिडे यहाँ हुआ। फिर इंदिरा बनी, फिर अगले 5 वर्ष का प्लान तैयार हुआ। तो अगली जो 6वीं योजना चली वो यही लिख देते हैं। 6वीं योजना चली वो 1980 से कब तक चली, 85 तक चली और यहाँ ये किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो ये इनपुट और आउटपुट मॉडल पर बेस्ड थी, यानी आगत और निर्गत मॉडल जो लियंतीफ ने दिया था उस पर ये बेस्ड थी। और इसमें मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था, तो जो गरीबी हटाओ उन्मूलन नारा था उसी को, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे की भी बात की गई, तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन लक्ष्य रखा गया था। तो 6वीं में गरीबी को और तीव्र गति से समाप्त करने की बात की गई और इसी के साथ यानी कि क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि करने की बात की गई। तो यहाँ पर यानी कि तीव्र गति से इसको समाप्त करने की बात की गई। 6वीं योजना में तीव्र गति से समाप्त क्या करना है, यानी कि वही जो गरीबी और बेरोजगारी जनरेट हो रही है वो। फिर आगे देखिएगा 7वीं योजना आती है, तो 1985 से लेकर के 1990 तक की आती है और यह योजना जिस मॉडल पर बनी थी वो CN वकील अर्थशास्त्री हैं और P ब्रह्मानंद, ठीक है। तो P ब्रह्मानंद जो यानी अर्थशास्त्री हैं, इन दोनों के वस्तु आधारित इन्होंने मॉडल दिया था, उस मॉडल पर यह योजना क्या थी, बेस्ड थी। तो यह योजना में लक्ष्य क्या रखा गया, इस योजना में उत्पादकता बढ़ाने की बात किया गया और इस योजना में तकनीक जो है इम्पोर्टेंट हो गई, यानी तकनीक को इम्प्रूव करने की बात किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन आ गया, यानी कि इंदिरा गांधी के पश्चात राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आ गए और राजीव गांधी उदारीकरण के काफी बड़े समर्थक थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए 8वीं योजना की जब हम बात करेंगे 8 5 ईयर प्लान की, तो 8वीं योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना रही, क्योंकि 8वीं योजना की जब बात करेंगे तो 8वीं योजना की जो समय अवधि थी वो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज देखने को मिलेगा। राजीव गांधी के समय में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ और वो कार्य ये था निराशाजनक। वो कार्य ये था कि देश की इकोनॉमी इनके समय में अंत तक आते आते आर्थिक संकट में चली गई, इकोनॉमिक क्राइसिस। और उसमें एक रीजन बड़ा ये भी माना जाता है कि उस समय बोफोर्स तोपें, जो स्वीडन की बनी हुई तोपें काफी अच्छी मानी जाती थी, उनको खरीदा गया। 400 तोपों का करार हुआ और उसी तोपों में खरीदने में क्या हो गया, देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि दूसरे देश में चला गया और उसमें राजीव गांधी ने में कहा जाता है कि घोटाला किया और जिसे बोफोर्स तोप घोटाले के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजीव गांधी की बाद में डेथ हो गई तो एविडेंस बहुत ज्यादा मिल नहीं पाए,
और इसका बाद में खुलासा बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, लेकिन प्रश्न आईएएस में आ जाता है। बोफोर्स तोप घोटाले का संबंध किससे है तो वो बताना होता है तोपों को खरीदने पर। तो देखिए 8वीं जो योजना थी, 8वीं योजना अब यहाँ ये 90 में इकोनॉमी क्राइसिस में गई, तो 1990 से 92 तक पुनः हमने एक एक वर्ष की 2 योजनाएं चलाई, 1991 से 92 और एक थी 1990 से 91। तो 2 प्लान हॉलिडे यहाँ पर हो गए। टोटल अभी तक वर्तमान समय तक कुल कितनी 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई तो वो हुई 6। ठीक, यानी कब से कब तक तो 1969 से 66 से 69, 79 से 80 और 90 से 92। ठीक, तो 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, 3 इधर, टोटल कितने 1 वर्षीय योजनाएं 6। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसके साथ हम लोग बात करेंगे आगे 8वीं योजना में। तो 8वीं योजना की समय अवधि अब स्टार्ट होगी कब से कब तक तो 8वीं योजना की समय अवधि 1992 से चलेगी, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह बेस्ड है, और इसमें मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था, मानव विकास करना, ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा 9वीं योजना, हम मॉडल और योजना की बात कर रहे हैं, समय अवधि। फिर देखिए 1997 से कब तक चलेगी योजना, 2002 तक अब कंटिन्यू चल रही है। अब यहाँ पर योजनाओं के मॉडल खत्म हो चुके हैं, मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बन चुके हैं, और उन्होंने जो है यानी योजना में बजट पेश करना स्टार्ट किया था। 91 से लेकर के लगातार वो यानी कि 95 और 96 तक बजट पेश करते रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर यानी कि ये योजनाओं के मॉडल खत्म हो चुके हैं, वो एलपीजी मॉडल लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पर योजना आयोग का पत्र यानी जैसा प्लानिंग कमीशन अपना पत्र देगा वैसा ही अब ये चालू हो गया। और इस योजना में लक्ष्य क्या रखा गया, मानव विकास को और आगे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो ये 9वीं योजना का लक्ष्य हो गया। फिर 10वीं योजना की जब बात करेंगे तो 10वीं योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें कई सारे लक्ष्य रखे गए। तो 2002 से 2007 तक योजना चली, अब कोई मॉडल नहीं चल रहा है, प्लानिंग कमीशन का पत्र ही चल रहा है। और 10वीं योजना तक यानी कि 9वीं योजना में क्या हो जाता है, आते आते यानी कि यहाँ से पर्यावरण पर फोकस किया जाने लगता है। 1992 का फर्स्ट अर्थ समिट इम्पोर्टेंट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और यहाँ से पर्यावरण पर फोकस किया जाने लगता है। तो यहाँ पर ये महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें कई सारे लक्ष्य रखे गए। ठीक है, और महत्वाकांक्षी का मतलब पर्यावरण, शिक्षा, संचार, इन सब पर फोकस किया गया। तो ये 10वीं योजना है। 11वीं योजना की जब बात करेंगे तो 2007 से 2012 तक, और यहाँ भी कोई मॉडल नहीं है, प्लानिंग कमीशन का पत्र है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ तीव्र और अधिक समावेशी विकास की बात किया गया। मतलब हम लोग जो है अब सभी को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने की बात पर फोकस करने लगे। तो समावेशी विकास हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाया है, अब वहां पर पढ़ लीजिएगा, समावेशी और सतत विकास। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट हो गया। 12वीं योजना में क्या होगा, 2012 से टाइम ड्यूरेशन कहाँ हो रही है, 31 मार्च 2017 तक। कोई प्लान यानी कि मॉडल नहीं है, प्लानिंग कमीशन का पत्र है, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया वो इम्पोर्टेंट। इसी लक्ष्य को क्या किया गया और आगे बढ़ाया गया, और इसमें किया गया कि तीव्र गति से हमको क्या करना है, पर्यावरण को ध्यान में रखना है, तीव्र पर संपोषणीय और अधिक तरीके से क्या करना है, सभी लोगों को समावेश यानी विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो यहाँ पर 2012 से 2017 तक योजना है फिनिश। अब इसके बाद क्या आ गया है, यानी नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग ने अपना एजेंडा तैयार किया है
2031 और 32 का। इसमें 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय एक्शन प्लान क्या है, सम्मिलित है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें तीसरी योजना सबसे विफल योजना, 8वीं योजना सर्वाधिक क्या है, सफल योजना है, और 11वीं योजना में सबसे अधिक जो है क्या किया गया, यानी कि समृद्धि दर की बात किया गया। ठीक, तो इस तरीके से योजनाएं हम लोग एक एक योजना पर डिस्कस करेंगे, तो उससे और भी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो ओके, थैंक यू दोस्त, ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक प्लान पर। कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं दूसरा इसका पार्ट और तीसरा पार्ट अपडेट कर दूंगा तुरंत ही, जिससे आप सभी लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, थैंक यू।